नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि अभिक्षमता, अभिप्रेरणा और इसी के साथ साथ स्मृति विस्मृति वाले टॉपिक पर ये आधारित हैं। तो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश TET एग्ज़ाम वर्ग 2 और CTET वगैरह अन्य TET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के बाल विकास से संबंधित प्रश्न का समावेश। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है अभिक्षमता से। तो अभिक्षमता जो होती है, अभिक्षमता परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, यहाँ पर अभिक्षमता जो होता है, अभिक्षमता का मतलब क्या होता है? तो अभिक्षमता मतलब होता है विशिष्ट योग्यता या विशेष योग्यता जो होती है, और इसका जो परीक्षण होता है, तो इसका परीक्षण कितने प्रकार से होता है? तो यहाँ पर हम सीधे सीधे उत्तर को टिक करने की कोशिश करेंगे। तो अभिक्षमता परीक्षण जो होता है, ये 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा होता है भेदक अभिक्षमता परीक्षण, और तीसरा जो होता है, ये होता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। तो इस प्रकार से ये अभिक्षमता के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य क्षमता का मापन जो है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्य क्षमता का जो मापन होता है, ये किया जाता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन बी जो रहेगा, ये यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं भेदक अभिक्षमता से क्या तात्पर्य है? तो ये इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भेदक। तो भेदक का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्षमता में जो विशेष योग्यताएं होती है, उनको अलग अलग योग्यताओं को इसमें जांचा जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा, ये रहेगा विभिन्न अभिक्षमताओं में विभेद। जैसे एक व्यक्ति के अंदर अनेक अभिक्षमताएं होती हैं, तो उनमें अंतर किया जाता है भेदक अभिक्षमता के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का जो मापन है, ये किस परीक्षण से किया जाता है? अब यहाँ पर बात आ रही है विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन, तो इसके लिए विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा, ये यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विदेशी परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर जो विदेशी परीक्षण नहीं रहेगा, ये रहेगा शिक्षण अभिक्षमता। ऑप्शन डी जो रहेगा। बाकी ये तीनों जो हैं, ये विदेशी परीक्षण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा, शिक्षण अभिक्षमता, ये विदेशी परीक्षण नहीं रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान जो होता है, ये कौन सा नहीं होता है? तो बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, ये तो होते हैं, परंतु ऑप्शन सी जो रहेगा, सामाजिक अयोग्यता, तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो यहाँ पर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, उपरोक्त डी सभी यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। छात्रों में अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो छात्रों में अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम उपाय होता है नवाचारों का प्रयोग। ऑप्शन ए जो रहेगा, ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला है, कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है। तो कक्षा अधिगम के अंदर जो प्रेरणा होती है, तो वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो है हमारा उत्तर जो रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी के रूप में, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक, अब जो प्रेरणा होती है, तो सकारात्मक तो वो होती है जो व्यक्ति के अंदर स्वयं ही उसकी इच्छा से वो कोई कार्य करता है, किसी कार्य करने को उसको प्रेरणा होती है, तो उसे हम सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। परंतु जब कोई कार्य किसी दबाव में करवाया जाता है, और चाहे करने वाले की इच्छा हो या ना हो, तो उस स्थिति में वो प्रेरणा नकारात्मक प्रेरणा होती है। तो जैसे हम कक्षा के अंदर देखते हैं, तो कक्षा के अंदर जो शिक्षक होते हैं, तो विद्यार्थी को वहाँ पर शिक्षक के अनुसार ही कार्य करना होता है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ विद्यार्थी की उसमें इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी उन्हें वो कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अभिप्रेरणा होती है। चलिए अगला है, पूर्व में सीखी गई बातों को याद करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो रहेगा, ये है वुडवर्थ का।
अगला प्रश्न है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर रहेगा। निम्न में से क्या स्मृति की अवस्थाएं हैं? तो स्मृति की जो अवस्थाएं होती है, कूट संकेतन, भंडारण, पुनरुद्धार, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्मृति की ये सभी अवस्थाएं होती है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है प्राथमिक स्मृति किससे कहा जाता है? तो प्राथमिक स्मृति जो होता है ये कहा जाता है ऑप्शन बी, लघुकालिक स्मृति जो होती है इसी को प्राथमिक स्मृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन अल्पकालीन स्मृति से संबंधित नहीं है? तो अल्पकालीन स्मृति से कौन सा प्रश्न यहाँ पर संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमें जो संबंधित नहीं है उसे देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, इसमें अभ्यास से वृद्धि नहीं होती है। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये नहीं संबंधित नहीं है, मतलब इसमें अभ्यास से वृद्धि होती है। बार बार हम अभ्यास करते हैं तो अल्पकालिक स्मृति जो होती है वो उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए इसका उत्तर ये रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को कम से कम कितने समय तक अवश्य याद रख सकता है? तो दीर्घकालिक जो सूचना होती है, दीर्घकालीन स्मृति, उसमें व्यक्ति जो होता है वो कम से कम 30 मिनट तक उसको 30 सेकंड तक याद रख सकता है। ऑप्शन ए जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अभिक्षमता का क्या अर्थ है? तो अभिक्षमता का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता को ही हम अभिक्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशेष क्षेत्र में पर्याप्त वातावरण एवं समुचित प्रशिक्षण के द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता मनुष्य को किस विशेषता को इंगित करती है? तो ये करेगी अभिक्षमता को, ऑप्शन बी। सामान्य शब्दों में अभिक्षमता किसका घटक है? तो अभिक्षमता जो हमने देखा कि किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता और क्षमता को ही अभिक्षमता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिक्षमता का मूल तत्व नहीं है? तो यहाँ पर जो अभिक्षमता का मूल तत्व नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा प्रशिक्षण, ऑप्शन सी। अगला है अभिक्षमता की विशेषता क्या होती है? तो अभिक्षमता जो होती है ये व्यक्ति के भीतर के आंतरिक सामर्थ्य को बताता है। किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के कौशल को सीखने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो रहेगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है जब विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा हमारा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, किसी बालक में प्रेरणा के माध्यम से सुधार किया जा सकता है? तो प्रेरणा के माध्यम से उसमें हम किस बात में सुधार कर सकते हैं? उसके व्यवहार में, चरित्र में, उसकी अनुशासन की भावना में, उपरोक्त डी सभी में। तो यहाँ पर बिल्कुल उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। चलिए अगला देखते हैं, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या कदम या क्या उपाय अपनाएंगे? तो हम उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। ऑप्शन ए जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मरण करने का तात्पर्य पहले से सीखी गई अनुक्रियाओं के कुछ चिन्हों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करने से है और यह कथन संबंधित है। तो ये कथन जो है ये हिलगार्ड और एंटकिसन से संबंधित रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्ति के द्वारा अपनी संचित सूचनाओं का पुनः स्मरण करना और संचित भंडार से उन्हें खोजकर व्यक्त करना रिक्त स्थान कहलाता है। तो जब हम किसी बात को अपनी मेमोरी, अपनी स्मृति में बिठा लेते हैं और कभी आवश्यकता पड़ने पर जब हम उस बात को पुनः याद करते हैं तो उसी चीज़ को हम पुनरुद्धार कहते हैं। जो हमारी मेमोरी होती है उसका उस सूचना का पुनरुद्धार, मतलब पुनः खोज करके उसको लेके आना।
जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को सर्च करके ढूंढ करके उसे ओपन कर लेते हैं और उसकी सूचना को देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में मेमोरी जो होती है, उस मेमोरी में भी सूचना को बाहर लाने की क्रिया को और उसको उपयोग करने को पुनरुद्धार कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जो रहेगा पुनरुद्धार। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप में संचित रहती है अर्थात उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये होता है संवेदी स्मृति के अंदर। तो संवेदी स्मृति जो रहेगी उसके अंदर सूचनाएं मूल रूप में ही संचित रहती है, उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालीन स्मृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दीर्घकालिक जो स्मृति होती है उसे असक्रिय स्मृति और दीर्घ अवधि संचयन स्मृति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए भी दोनों ही इसमें रहेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमारा उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों ही आएंगे। चलिए अगला है, अगला प्रश्न हमारा है, मिनीसोटा लिपि की परीक्षण किसका आंकलन करता है? तो मिनीसोटा लिपि की परीक्षण जो होता है ये आंकलन करता है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का। तो ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेवस डिज़ाइन निर्णय परीक्षण कौन सा परीक्षण है? तो ग्रेवस डिज़ाइन निर्णय परीक्षण जो रहेगा ये एक विदेशी परीक्षण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत अभिक्षमता परीक्षण किसका आकलन करता है? तो संगीत अभिक्षमता परीक्षण जो है ये आकलन करता है उसकी विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण का। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती है। अब ये प्रवृत्तियाँ अनेक रूप में विकसित होती है, निश्चित रूप से होती है, गुणात्मक दृष्टि से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, निश्चित रूप से ही उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती है। अगला है, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में कौन सा व्यवहार उत्तम है? तो यहाँ पर कौन सा व्यवहार जो है ये उत्तम माना जाएगा? तो यहाँ पर होगा, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो वाक्य सत्य नहीं है उसे हमें देखना है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा इसका, अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। देखिए यहाँ पर अनुशासन को एक नकारात्मक प्रेरणा का स्वरूप बताया है, तो ये यहाँ पर सत्य नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए अगला है, कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं प्रेरणा। तो प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, विस्मरण पहले कि सीखी गई क्रिया का क्षणिक अथवा स्थायी हास है, यह कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा ऑप्शन सी, वॉरेन का ये कथन रहेगा। अगला है, विस्मृति का व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो विस्मृति का व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा मैगसॉस जो हैं ये सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला होगा, वह संकेत, रिक्त स्थान वह संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। तो स्मृति चिन्हों का निर्माण करता है। कूट संकेतन जो होता है ये स्मृति चित्रों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, STM का पूर्ण रूप है? तो STM का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसी को हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब लघुकालिक मेमोरी या अल्पकालिक। तो ये ऑप्शन बी जो रहेगा इसका सही उत्तर रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता STM का पूर्ण रूप होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर आवश्यकता उसका उत्तर हो जाएगा, आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि व्याख्यान तकनीक जो होती है इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। ऑप्शन सी जो रहेगा यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आप अपनी कक्षा के किसी बालक को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका जो है ये उपयुक्त मानते हैं? तो यहाँ पर इसका उपयुक्त तरीका रहेगा बालक के प्रेरकों का, क्योंकि अभी प्रेरणा से संबंधित प्रश्न है हमारा, तो बालक के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना करने का जो तरीका है इसको हम उपयुक्त मानेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और आप चैनल पर हमारे साथ इतने समय तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।